हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BA3 1 से 6 के फर्स्ट ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर कर रहे हैं और इससे पहले इस यूनिट की मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। इस यूनिट का नाम है सरकारी पत्राचार तथा टिप्पण और प्रारूपण। इस यूनिट के मैं ये वाले टॉपिक्स करा चुकी हूँ, पत्र लेखन के प्रकार और टिप्पण। यहाँ तक मैं करा चुकी हूँ। आपको इससे पहले 3 वीडियोज में अपलोड कर चुकी हूँ और क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत ज्यादा लेंथी यूनिट है, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा पार्ट में डिवाइड करके कराना पड़ेगा आप लोगों को। तो प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए। मैं भी आप लोगों के लिए करा रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर और लेंथी भी है। तो इसके लिए इससे ज्यादातर क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, इससे आने के ज्यादातर चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आज हम ये वाला देखेंगे, प्रारूपण। मसौदा लेखन क्या होता है और सरकारी पत्राचार के विभिन्न प्रकार। तो इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रारूपण क्या होता है। प्रारूपण वो होता है, इससे पहले हमने टिप्पण के बारे में देखा था। टिप्पण क्या होता है? तो टिप्पण वो होता है कि जब भी सरकारी ऑफिस में, कार्यालय में कोई भी पत्र आता है तो उस पर कार्यवाही की जाती है और उस पर जो कार्यवाही की जाती है उसके लिए जो जो मतलब सोल्यूशन ढूंढे जाते हैं उस सबको हम टिप्पण कहते हैं। अंतिम रूप तक जब तक वो कार्यवाही की जाती है, जब तक उसको टिप्पण कार्य कहते हैं हम, और उसे टिप्पण कहते हैं जो हम वो तैयार करते हैं। अब इसके बाद जब टिप्पण तैयार हो जाता है तो उसके बाद जब पत्र के विषय में निर्णय लिया जाता है, मतलब कि जैसे कि किसी भी समस्या का टिप्पण, मतलब उसके लिए ऑप्शन सॉल्यूशन ढूंढ लिए गए हैं, 2-3 सॉल्यूशंस ढूंढे गए और उसके लिए अच्छे से काम हो गया है। अब उसके बाद हमें पत्र भेजना है जिस संस्था से या फिर जिस विभाग से भी पत्र आया था, जिस पर हमने कार्यवाही की, उस समस्या का सोल्यूशन ढूंढा, उस संस्था के पास वापस जवाब भी तो भेजना है, उत्तर भी तो भेजना है। तो जब उत्तर भेजने के लिए कोई भी निर्णय लिया जाता है या फिर काम किया जाता है और पत्र लिखा जाता है, निर्णय लेने के बाद जो पत्र लिखा जाता है, उत्तर के लिए जो पत्र लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं प्रारूप। उसका मसौदा, जो हम पत्र लिखते हैं उसका अंतिम रूप जो तैयार कर लेते हैं उसको हम मसौदा लेखन या फिर प्रारूपण कहते हैं। ड्राफ्टिंग हो जाएगी वो पत्र लिखने के लिए, मतलब कि एक वो पूरा अच्छे से अंतिम रूप उसका तैयार नहीं हुआ है, लिखने लायक, मतलब भेजने लायक नहीं हुआ कि हम उसको पूरा लिख लिया हमने, अब उसको हम भेज दे, ऐसे ही नहीं भेजा जाता। प्रारूप तैयार किया जाता है, उसके बाद अनुभाग अधिकारी के पास भेजा जाता है। जब सबके सिग्नेचर हो जाते हैं, सब उसको कह देते हैं कि हाँ ये सही है, सब अपनी अपनी उस पर राय पेश कर देते हैं और उसको उसमें चेंजेस, अगर कुछ करेक्शन करने होते हैं वो सब कर देते हैं, तो फिर उसका वो अंतिम रूप तैयार हो जाता है और फिर उसके बाद वो पत्र भेज दिया जाता है। तो जब तक वो पत्र नहीं बनता, जब तक सब लोगों के पास जाने से पहले पहले तक जो जो उस पर काम किए हुए होते हैं, काम किए जाते हैं, उसमें जो जो चीजें लिखी हुई होती हैं उसको हम प्रारूप या फिर मसौदा लेखन कहते हैं। मसौदा, ये हमारा मसौदा हो गया। अब इस तरह जब किसी आपत्ति पर टिप्पण कार्य पूरा हो जाता है, टिप्पण में दिए गए आदेश के अनुसार उत्तर का प्रारूप या मसौदा तैयार किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। जब भी कोई टिप्पण कार्य होता है उसके बाद जो उसके आदेश के अनुसार जो भी उत्तर देने के लिए एक पत्र बनाया जाता है उत्तर देने के लिए, तो उसको हम प्रारूप कहते हैं। सहायक सहायक अधिकारी जो होता है वो प्रारूप तैयार करता है, फिर उसके बाद जो है वो अनुभाग अधिकारी यानी कि सेक्शन ऑफिसर जो होते हैं उनके पास भेज देता है, उनके सामने पेश करता है। अब जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं उनको उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, कुछ परिवर्तन करने होते हैं, तो वो उसको कर देते हैं परिवर्तन करके। और अगर परिवर्तन नहीं करना हो तो उनको वो पूरा परफेक्ट लगता है, तो फिर उसके बाद वो उसको अपनी मंजूरी दे देते हैं, उस पर अपने साइन कर देते हैं। साइन करने के बाद जो भी वो पत्र होता है जिस भी संस्था के पास भेजना होता है उसके पास भेज दिया जाता है। ये है, जब अधिकारी अपनी मंजूरी दे देता है मसौदे पर, तो फिर उसका स्वच्छ प्रति अंतिम रूप तैयार किया जाता है। स्वच्छ प्रति अंतिम रूप मतलब अगर उसने कुछ चेंजेस किए हैं तो वो उसमें ऐड कर दिए जाएंगे, अगर उसने कुछ उसमें परिवर्तन किया है तो उसमें एडिट किया जाएगा और एडिट करने के बाद उसको मतलब उसका एक अंतिम रूप तैयार कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद उसके सिग्नेचर लेकर और उसको फिर भेज दिया जाएगा जहाँ से वो पत्र, मतलब जहाँ से वो जिस भी समस्या के लिए पत्र आया था उसी संस्था के पास वापस भेज दिया जाएगा वो पत्र। तो टिप्पण और प्रारूपण एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। किस तरह जुड़े हुए होते हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया। टिप्पण जो होता है उस पर कार्यवाही की जाती है और प्रारूपण जो होता है, टिप्पण जो होता है पत्र आता है और उसके ऊपर जो पत्र आया है किसी संस्था से उस पर जो कार्यवाही होगी वो टिप्पण कहलाएगा। और जो पत्र हम भेज रहे हैं उसका जो एक नमूना तैयार कर रहे हैं, नमूना भी कह सकते हैं, नमूना जो तैयार कर रहे हैं उसको हम प्रारूपण कहेंगे या फिर प्रारूप कहेंगे। तो इस तरह से हमारा प्रारूपण हो जाएगा ये। अब इसके बाद ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं मेन करानी हूँ और इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको ज्यादा डिटेल में समझाऊं। सो उसके बाद आएगा प्रारूपण में ध्यान देने जो लायक बातें होती हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो हमें प्रारूप तैयार करते समय अपने माइंड में रखनी होती है, उसके अनुसार ही हमें प्रारूप तैयार करना होता है। तो ये हमारा हो जाएगा, पहला है प्रारूप में पत्र संख्या दी जाती है, पत्र संख्या लिखी जानी चाहिए, तारीख लिखी जानी चाहिए, उद्धरण और संदर्भ देना चाहिए और वो सही सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ भी लिख दे अपनी मर्जी से, सही होना चाहिए। जिस डेट पर भेजा जा रहा है वो डेट ही लिखी होनी चाहिए।
कोई जरूरी सूचना, संदर्भ आदि छूटे नहीं हो, ताकि उत्तर अधूरा ना रहे। मतलब कि अगर कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो छूटी नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें, सारी इम्पोर्टेंट चीजें, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो सब उसमें होनी चाहिए। फिर सभी अपेक्षित बातों का उल्लेख स्पष्ट और सहज भाषा में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लंबी चौड़ी भाषा में लिखे जाना है। उसकी जो है उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो ज्यादा लंबा भी ना हो, और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। और जो वाक्य है वो सीधे, सुसंगत होने चाहिए और प्रभावपूर्ण होने चाहिए। मतलब कि कम शब्दों में पूरी बात लिखनी चाहिए। अप्रचलित और जो ठेठ शब्द, स्थानीय शब्द होते हैं, उनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर लिया, बहुत ज्यादा कठिन हिंदी का, या फिर बहुत ज्यादा शुद्ध उर्दू या फिर इंग्लिश का प्रयोग कर लिया है, जटिल भाषा का प्रयोग कर लिया है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल भाषा जो होती है उसका ही प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। जो अभी मैंने आपको बताया, ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस लंबी चौड़ी बातें डिटेल में होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। संक्षेप में होना चाहिए, पूरी बात होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट सारी बातें उसमें होनी चाहिए। अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, मतलब किस तरह से लिखा जाए कि घुमा फिरा कर भी नहीं लिखी होनी चाहिए कि हाँ छोटा छोटा लिखना होता है प्रारूप, तो ऐसा भी नहीं कि घुमा फिरा कर लिख दो छोटी छोटी कम कम बातें कि किसी को समझ भी ना आए। इस तरह से लिखा होना चाहिए कि अर्थ भी समझ आए और ज्यादा लंबी भी ना हो। प्रारूप की एक सामान्य शैली, एक निश्चित और मान्य शैली होती है और व्यवहारिक परंपरा से स्वीकृत होती है। मतलब कि प्रारूप की जो एक शैली होती है, निश्चित शैली होती है, जिसमें बार बार परिवर्तन करने से जो है वो खराब हो सकता है। तो इसलिए उसको इस तरह से बनाना चाहिए, शुरू में उसको इस तरह से बनाना चाहिए कि उसमें ज्यादा परिवर्तन ना किया जा सके। जैसे कि अभी मैंने बताया, जो भी प्रारूप तैयार करता है वो अनुभाग अधिकारी के पास भेजता है, और अगर अनुभाग अधिकारी को कुछ चेंज करना होता है तो फिर वो चेंज करने के बाद उसका अंतिम रूप तैयार किया जाता है और फिर उसको जिस संस्था के पास भेजना होता है उसके पास भेजा जाता है। तो अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसने पत्र तैयार किया वो बेकार सा पत्र तैयार कर दिया और फिर अनुभाग अधिकारी उसको ठीक ढंग से कर रहा है, उसमें चेंजेस करे जा रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए। हाँ, प्रारूप इस तरह से तैयार किया जाता है। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ वाला, यहाँ से शीर्षक से स्टार्ट करेंगे। शीर्षक में पहला पॉइंट है, शीर्षक में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है पत्र संख्या का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, भारत सरकार वगैरह ये सब मंत्रालय, उसका नाम और विभाग का नाम लिखा होना चाहिए, कार्यालय का नाम लिखा होना चाहिए। तीसरा है पत्र प्रेषक का नाम, जो पत्र भेज रहा है उसका नाम लिखा होना चाहिए और उसका पद भी लिखा होना चाहिए। फिर उसके कार्यालय का नाम भी लिखा जाना चाहिए। चौथा है सेवा में लिखा जाना चाहिए, और अधिकारी या फिर जो व्यक्ति पत्र भेज रहा है उसका नाम लिखा जाना चाहिए, उसका पद लिखा जाना चाहिए। जिसको पत्र प्रेषित हो रहा है उसका भी लिखा जाना चाहिए। सरकार के कार्यालय का नाम लिखा जाना चाहिए। देखो, थर्ड पॉइंट में ये है कि जो व्यक्ति भेज रहा है उसका नाम और उसका पद लिखा होना चाहिए। फोर्थ में ये है, सेवा में लिखकर जिस व्यक्ति को भेजा जा रहा है उसका पद और उसका नाम लिखा जाना चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट है, स्थान और तारीख लिखी जानी चाहिए, दोनों दाईं ओर लिखे होने चाहिए, ऊपर कोने में। तो उसके बाद विषय आ जाता है। संबोधन से पहले विषय लिखा जाता है, विषय आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा संबोधन आ जाएगा। संबोधन में महोदय, महोदया, माननीय, महोदय, श्रीमान, ऐसे करके इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद पत्र का मुख्य भाग आ जाएगा, जो हमें जो भी समस्या होगी पत्र में, जिस समस्या के लिए वो पत्र आया था, जिस पर कार्यवाही होती है, जिसका प्रारूप भेजा जा रहा है, दूसरा पत्र भेजा जा रहा है, तो उसमें उस समस्या के बारे में होना चाहिए। फिर उसके बाद स्वनिर्देश में आपका, आपकी, ऐसा लिख सकते हैं। अर्ध सरकारी पत्रों में आपका, आपकी लिखते हैं। जो सरकारी पत्र होते हैं उसमें लिखते हैं भव्य या फिर भव्या। फिर उसके बाद संलग्न पत्र और पृष्ठांकन, ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रारूपण वाला। सरकारी पत्राचार के विभिन्न प्रकार। तो सरकारी पत्र जो होते हैं वो बहुत सारी तरह के होते हैं, कई सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि बहुत सारे दे रखे हैं। इसमें मैं आपको बता देती हूँ एक एक करके, सबका डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, कुछ का पढ़ाऊंगी, तो मैं बता देती हूँ आपको। पहला है सरकारी पत्र, दूसरा अर्ध सरकारी, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, आदेश, पृष्ठांकन, अधिसूचना, संकल्प, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, अंतर्विभागीय टिप्पणी, तार, टेलेक्स संदेश और तुरंत पत्र, सेविग्राम और परिपत्र। ये सारे बहुत सारे भाग होते हैं सरकारी पत्राचार के, जिसके बारे में हम मतलब हम इसमें जो देखेंगे वो कुछ इम्पोर्टेंट जो है उनके बारे में लिखा है। सबके बारे में तो इस चैप्टर में नहीं लिखा है, आपके यूनिट में कुछ इम्पोर्टेंट जो है उनके बारे में ही लिखा है, तो हम भी उन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सरकारी पत्र। तो सरकारी पत्र क्या होते हैं? जो सरकारी संस्थाओं के, सरकारों के बीच, जैसे कि सरकार जो होती है वो विदेशी, यहाँ पर आपके थोड़ा सा लिखा है सरकारी पत्र के बारे में, अभी आगे डिटेल में देखेंगे। जैसे कि केंद्र सरकार है, उसको विदेशी सरकार से कुछ बातचीत करनी है, कुछ मामला है, तो उसके वो जब लिखेगी सरकारी पत्र।
राज्य सरकारों को केंद्र सरकार लिख सकती है, या फिर कुछ संस्थाएं होती हैं, एनजीओ है, सरकारी व्यक्तियों के जो एनजीओ होते हैं उनके लिए सरकारी पत्र लिखे जा सकते हैं। अब इसका दूसरा होता है अर्ध सरकारी। तो अर्ध सरकारी पत्र जो होते हैं वो अधिकारियों के बीच लिखे जाते हैं अनौपचारिक रूप से, यानी कि किसी सरकारी काम में देर हो रही है, बहुत ज्यादा देर हो रही है, तो उसको निपटाने के लिए जो अधिकारी होते हैं वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब एक दूसरे से बातचीत करने के लिए वो अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं, और ये जो अर्ध सरकारी पत्र होते हैं ये अनौपचारिक रूप से लिखे गए होते हैं, जबकि जो ये वाले सरकारी पत्र होते हैं ये औपचारिक रूप से लिखे गए होते हैं, औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो इस तरह से अर्ध सरकारी पत्र अनौपचारिक हो जाते हैं, और ये जो हो जाते हैं मतलब पूरी तरह से भी अनौपचारिक नहीं कहेंगे हम, अनौपचारिक यानी कि व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं जो अर्ध सरकारी होते हैं। और जो सरकारी होते हैं वो संस्था के सरकार की तरफ से लिखे जाते हैं, तो इसको इसलिए हम व्यक्तिगत नहीं कह सकते। तो हम आगे देखेंगे कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश जो है ये हम अभी आगे भी डिस्कशन करेंगे, तो अभी मैं इसमें छोड़ रही हूँ आपको क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, 10 मिनट्स की ऑलरेडी हो चुकी है। सरकारी पत्र देख लेते हैं। सरकारी पत्र किस किस को लिखे जाते हैं, तो मैंने अभी आपको बता दिया, विदेशी सरकारों को लिखे जा सकते हैं, राज्य सरकारों को, संबद्ध सरकारों को, लोक सेवा आयोग यानी कि एनजीओ वगैरह, सार्वजनिक उपक्रमों के लिए लिखे जा सकते हैं, जन संगठनों और सरकारी कर्मचारियों के लिए, गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए, तो इन सब के लिए लिखे जा सकते हैं। अब इसमें विभिन्न मंत्रालय विभागों के आपसी आंतरिक पत्र व्यवहार के लिए सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। जो मंत्रालय होते हैं और विभाग होते हैं उनके आपसी या फिर आंतरिक व्यवहार के लिए, उनके आपसी बातचीत के लिए पत्र नहीं लिखे जाते, बल्कि संस्था के द्वारा लिखे जाते हैं। इसके लिए निर्धारित कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। तो जो आंतरिक मामले होते हैं, आंतरिक जो मसले होते हैं उनके लिए कार्यालय ज्ञापन और कार्यालय आदेश लिखे जाते हैं। जो सरकारी पत्र होते हैं ना उसमें भारत सरकार, जो भी हमारी सरकार है, जैसे कि कोई भी देश का अधिकारी लिख रहा है तो उसकी सरकार के द्वारा लिखे जाते हैं, सरकार की तरफ से उसके जो आदेश होते हैं, उसके जो विचार होते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं वो पत्र। तो इसलिए ये जो सरकारी पत्र होते हैं उसमें ये वाक्य का प्रयोग हमेशा करना होता है। जब भी मुख्य भाग शुरू होता है पत्र का तो उसमें ये इस वाक्य का प्रयोग होता है, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि, क्योंकि सरकार की तरफ से लिखे जाते हैं तो इसलिए इसमें औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, और पत्र के प्रारूप में ये लिखा जाता है कि मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि, इस वाक्य का प्रयोग हमेशा किया जाता है। सरकार के निर्देश के द्वारा लिखे जाते हैं ये पत्र, सरकार निर्देश देती है तो इसलिए ये इस तरह से लिखे जाते हैं। तो इसमें कौन कौन सी ये जो सरकारी पत्र होते हैं, तो सरकारी पत्र जो होते हैं वो लेटर हेड पर लिखे जाते हैं, उसमें पत्र संख्या, तारीख ये सब लिखी जाती है, और उसपे भारत सरकार, विभाग का नाम, जिस विभाग से भी लिखे जा रहे हैं और जिस कार्यालय से लिखे जा रहे हैं उस सबका ये टाइप किए जाते हैं, और ये सब लिखा जाता है। पत्र संख्या भी इस पे लिखी होती है। मैं आपको जल्दी जल्दी इसमें पढ़ा रही हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है, और अभी इसके बाद इससे पहले भी ऑलरेडी बहुत सारे इसके पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, 3 पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, 4था पार्ट है ये। तो चैप्टर भी लेंथी और मैं जल्दी जल्दी, मैंने वो वाले भी जल्दी जल्दी कवर कराए तो इसलिए ये भी जल्दी जल्दी करा रही हूँ। फिर दूसरे इसमें आएगा कि पत्र पाने वाला जो, मतलब जिस व्यक्ति को पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम और उसका पद लिखा जाता है, उसके मंत्रालय का नाम लिखा जाता है, विभाग का नाम लिखा जाता है। फिर तीसरे में दाईं ओर तारीख लिखी जाती है, चौथे में विषय लिखा जाता है, और पांचवे में संबोधन लिखा जाता है, महोदय, प्रिय महोदय, नमस्ते, प्रणाम, ये सब लिखा जाता है पांचवे पॉइंट में। अभी हम इसका नमूना भी देखेंगे तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ। छठा आ जाएगा इसमें पत्र का जो मुख्य विषय वस्तु जो होती है, मुख्य भाग होता है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद 7वें में स्वनिर्देश यानी कि भव्य वगैरह, भव्य लिखा जाएगा, और जिस भेजने वाला जो व्यक्ति है उसके साइन आ जाएंगे, साइन या फिर नाम कह सकते हैं हम, उसका पद आ जाएगा और उसका टेलीफोन नंबर भी आ जाएगा, और ये सब कोष्ठक में यानी कि ब्रैकेट में लिखा जाएगा। फिर अंत में पृष्ठांकन, बाईं ओर पृष्ठांकन लिखा जाता है, पृष्ठांकन संख्या लिखी जाती है। इसके बाद इसमें जिन जिन अधिकारियों, विभागों आदि को पत्र की प्रति भेजी जाती है उनका नाम और उस पर कार्यवाही की दिशा संकेत होती है। मतलब कि जिन जिन अधिकारियों को या फिर जिन जिन विभागों के लिए पत्र भेजा जा रहा है उन सबका नाम लिखा होता है, उन सबके अधिकारियों की, विभागों के नाम लिखे होते हैं और उनका पद भी लिखे होते हैं, और उसके बारे में सब कुछ अच्छे से लिखा होता है। पृष्ठांकन के नीचे विभाग से पत्र प्रेषित किया जाता है, उस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। मतलब जिस अधिकारी ने पत्र प्रेषित किया है, जिसने पत्र भेजा है, तो जिस अधिकारी ने पत्र प्रेषित किया है उसके हस्ताक्षर होंगे। तो अब ये सरकारी पत्र का नमूना है जो अभी मैंने आपको बताया। सबसे पहले भारत सरकार और जैसे कि गृह मंत्रालय से भेजा गया तो इसलिए गृह मंत्रालय, पत्र संख्या यहाँ पर जगह छोड़ दी गई, कौन सा पत्र होगा तो ये लिखा जाएगा, पत्र संख्या लिखी जाएगी। फिर उसके बाद सेवा में और जिसने भेजा है उसका लिखा जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद तारीख लिखी जाएगी और जगह का नाम लिखा जाएगा। फिर विषय आ जाएगा, महोदय आ जाएगा, मुख्य भाग आ जाएगा। अब इसके बाद भव्य और काका करके जिस भी व्यक्ति ने भेजा उसका आ जाएगा, और प्रति आ जाएगी। ये हमारा सरकारी पत्र हो जाएगा।
और यहाँ पर अभ्यास पत्र आ जाएगा। अब अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं, ये भी हम अभी इसी वीडियो में ले लेते हैं। अर्ध सरकारी पत्र वो होते हैं जो अनौपचारिक रूप से लिखे जाते हैं, जैसे कि किसी सरकार के किसी काम में देर हो रही है, किसी समस्या का निपटान नहीं हो रहा है, उसमें देर हो रही है और वो जल्दी हल करना है, वो मामला जल्दी हल करना है, तो जो अधिकारी होते हैं वो अपनी बातचीत कर लेते हैं, आपसी सलाह मशवरे के लिए बातचीत करते हैं और फिर वो बातचीत के जरिए, बातचीत किस तरह से करते हैं, वो पत्रों के जरिए करते हैं, तो वो जो पत्र लिखे जाते हैं उसी को ही अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। इन पत्रों में औपचारिकता से, मतलब इसमें औपचारिकता से बचकर लिखे जाते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना होता है कि ये जो अर्धसरकारी पत्र है इसमें अधिकारी व्यक्तिगत रूप से लिखते हैं, दूसरे विभाग के जो अधिकारी होते हैं उन्हीं को ही लिखे जाते हैं, जबकि जो सरकारी पत्र होते हैं वो संस्थाओं को लिखे जाते हैं, जो सरकार के द्वारा लिखे जाते हैं, सरकार के निर्देश से, जबकि अर्ध सरकारी पत्र होते हैं वो सरकार के निर्देश से नहीं लिखे जाते हैं, वो जो अधिकारी होते हैं वो अपने लिए लिख लेते हैं ताकि जल्दी से मामला हल हो सके, उसको सॉल्व कर सके, समस्या का सोल्यूशन ढूंढ सके, इसलिए लिखे जाते हैं। और इसमें यही बताया जाएगा कि इसमें अनौपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर ना मिले तो उस कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाता है, मतलब कि सरकारी रूप से सरकारी पत्र के जरिए अगर उत्तर ना मिले किसी काम का तो अर्ध सरकारी पत्र लिखकर उस समस्या को जल्दी से सॉल्व किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग आमतौर पर बराबर के अधिकारी के साथ किया जाता है। बराबर का अधिकारी मतलब जो सेम पोस्ट के ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि किसी एक जो कार्यालय है जिसने पत्र भेजा तो उसका जो अधिकारी है वो सेम पोस्ट पर होना चाहिए, जिस दूसरे कार्यालय के अधिकारी को वो भेज रहा है वो भी वही पोस्ट होनी चाहिए उसकी भी। इस अधिकारी की जो पत्र भेज रहा है दूसरे अधिकारी को तो उसकी भी वही, दोनों की सेम सेम पोस्ट होनी चाहिए, ये इसका मतलब। अब इसमें जो पत्र लिखे जाते हैं पुरुष के, उत्तम पुरुष के द्वारा लिखे जाते हैं तो मैं या फिर हम का प्रयोग किया जाता है और अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। संबोधन में और स्वनिर्देश में अंतर होता है। स्वनिर्देश जो कि हम महोदय महोदया ये सब लिखते हैं ना, तो ये सब नहीं होता है उसमें ये होता है कि आपका आपकी ये सब लिखा जाता है या फिर प्रणाम किया जाता है, ऐसे करके अभी हम आगे देखेंगे इसके नमूने में। और संबोधन में भव्य होता है तो भव्य भी नहीं लिखा जाता है। अब इसमें जो सरकारी पत्र होते हैं लेटर हेड पर नहीं लिखे जाते हैं, जबकि सरकारी पत्र लेटर हेड पर लिखे जाते हैं। सरकारी पत्रों में पत्र संख्या, भारत सरकार, विभाग का नाम, स्थान, तारीख, ये सब जैसे कि सरकारी पत्र में होता है वैसे ही इसमें भी लिखा जाता है। फिर टेलीफोन, जो पत्र भेजने वाला व्यक्ति है उस अधिकारी का नाम, पदनाम, टेलीफोन, ये सब लिखा जाता है। अब संबोधन के रूप में प्रिय लिखा जाता है, जैसे कि उसमें लिखा गया था ना महोदय, इसलिए प्रिय लिखा जाता है, काखा गा ऐसे करके लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मुख्य विषय आ जाएगा। मुख्य विषय के बाद सभा, जो हमारा वो होता है, क्या नाम है, एक मिनट, यहाँ पर लिखा था, हाँ, संबोधन में हमने भव्य लिखा था ना सरकारी पत्र में, इसमें भव्य नहीं आएगा, इसमें सादर, साभार या फिर सधन्यवाद ऐसे आ जाएगा। फिर स्वनिर्देश में भव्य की जगह आपका या आपकी आ जाएगा। स्वनिर्देश ये है, सॉरी मैं बताना भूल गया आपको, ये धन्यवाद, साभार और सादर ये सब पहले आएगा। ये हमारे सरकारी पत्रों में लिखा जाता है, सरकारी पत्रों में नहीं लिखा जाता। स्वनिर्देश में आपका आपकी का यूज किया जाता है, भव्य का यूज नहीं होता है। अब इसके बाद अंत में पृष्ठ के बाईं ओर पत्र लिखने वाले अधिकारी का नाम, पद और विभाग का नाम और स्थान का नाम, ये सब लिखा जाता है। अभी इसका नमूना आ जाएगा, देखिए फर्स्ट में भारत सरकार मंत्रालय का नाम ये सब लिखा है। फिर नई दिल्ली, तारीख लिखी, तारीख यहाँ पर लिखी नहीं है, लिखना पड़ती है। पत्र संख्या इसमें भी लिखी जाती है सरकारी पत्र में। फिर जो पत्र भेज रहा है उसका नाम और उसका पद और उसका टेलीफोन नंबर याद रहेगा, जिसको पत्र भेज रहा है। उसके बाद प्रिय श्री करके हमारा वो आ जाएगा संबोधन के रूप में। फिर उसके बाद मुख्य भाग शुरू हो जाएगा, फिर साभार या फिर धन्यवाद भी लिख सकते थे हम यहाँ पर। और उसके बाद लास्ट में आपका, जिसने पत्र भेजा उसका नाम आ जाएगा, विद्यासागर। फिर उसके बाद जिस भी अधिकारी को पत्र भेजा है और जिस मंत्रालय को भेजा है तो उसका आ जाएगा, जैसे कि शिक्षा मंत्रालय को भेजा है गोविंद राम है, उसके अधिकारी को भेजा है। और कहाँ का है, शिक्षा मंत्रालय दिल्ली का है, तो वो सब आ जाएगा। तो यहाँ से अभ्यास शुरू हो जाएगा। और ये वीडियो बहुत ज्यादा वैसे ही लेंथी हो चुकी है, तो हम यहाँ पर ही एंड करते हैं इसको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।